हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं नीति शास्त्र के आयाम की। तो नीति शास्त्र के आयाम का सिंपली अर्थ यही होता है कि ऐसा क्षेत्र जो मनुष्य के उचित अनुचित शुभ अशुभ कर्तव्य अकर्तव्य की विवेचना करता हो, यानी पूरी उसकी एक विवेचना करने वाला जो क्षेत्र होता है वो ही इसका आयाम कहलाता है। तो यहाँ पे हमें तीन इसके भाग देखने को मिलते हैं। जो पहला भाग है वो होता है नियामक या आदर्श मूलक भाग। नियामक या आदर्श मूलक भाग जो है इसका अर्थ ये होता है कि जो भी मानव जीवन की नैतिक समस्याएं हैं उनका वस्तुनिष्ठ, निष्पक्ष, व्यवस्थित और एक समालोचना पूर्वक एक बैलेंस्ड विवेचन करना, संतुलित रूप से विवेचन करने वाला जो क्षेत्र होता है वो नियामक या आदर्श मूलक क्षेत्र होता है। अब मानव जीवन की नैतिक समस्याएं क्या हैं कि बहुत सारी होती हैं। किसी भी मनुष्य के पूरे जीवन में बहुत सारी नैतिक समस्याएं होती हैं। अब उनकी वो मतलब वही तो मतलब ऐसी समस्याएं जहाँ पे मनुष्य को समझ में नहीं आता है कि उचित कर्म कौन सा है, उसे हमें क्यों करना चाहिए, जीवन का परम लक्ष्य कौन सा है। ठीक है। तो इस तरह की जो पूरी थ्योरीज होती है, जो इस तरह की थ्योरीज को कवर करने वाला जो क्षेत्र होता है वो नियामक या आदर्श मूलक कहलाता है। इसी के संबंध में ही कई सारे दार्शनिक हुए हैं, भारत में भी और पाश्चात्य जगत में भी, जैसे कि सुकरात हो गए या अरस्तु हो गए। इन लोगों ने ही मतलब बहुत ज़्यादा चिंतन किया, मनन किया, तब जाकर हमें कुछ नियामक या आदर्श मूलक एक जो नैतिक शास्त्र का क्षेत्र है वो उभर के आता है। यानी कि ऐसा क्षेत्र जो ये बताता है मनुष्य मानव जीवन के लिए उचित अनुचित कर्मों का बोध कराने वाला क्षेत्र। कि जैसे कि सुकरात ने जो बताता है कि सही क्या है गलत क्या है। जैसे कि सुकरात ने बताया था कि वर्च्यू इज द ओनली गुड, यानी कि जो अच्छाई है वही सबसे अच्छी चीज़ है। मतलब वर्च्यू मतलब गुण, गुण जो होता है वो सबसे अच्छी चीज़ है और दुर्गुण जो होता है वो सबसे बुरी चीज़ है। तो इस तरह से क्या अच्छा है क्या बुरा है ये बताने वाला पूरा क्षेत्र आपका नियामक या आदर्शमूलक क्षेत्र हो जाता है। उसके बाद आता है एक दूसरा क्षेत्र अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र। अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र वह क्षेत्र होता है जो मानव जीवन की व्यवहारिक और तात्कालिक महत्व की समस्याओं के नैतिक आयाम का विवेचन करता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो भी मानव जीवन में व्यवहारिक समस्याएं हैं, जैसे अभी हमने जो इसकी बात की थी नियामक या आदर्श मूलक क्षेत्र की, तो वहाँ पे कोई भी समस्या व्यवहारिक नहीं होती है। ठीक है। वहाँ पे एक थ्योरी टाइप की पूरी चीज़ हो जाती है, उसमें मतलब एक थ्योरेटिकल एरिया पूरा हो जाता है। लेकिन जो अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र है वो आपका पूरा प्रैक्टिकल एरिया हो जाता है। यानी वो ये बताता है कि जो हमारी डे टू डे लाइफ है उसमें संबंधित जो डिसीजन है वो सारे के सारे आपके अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र के अंतर्गत आ जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि आपका LGBTQ का जो मामला है, यानी कि जो समलैंगिक लोग होते हैं, कुछ लोग इसको नैतिक रूप से मतलब जो एक पूरा गुट है जो ये मानता है कि ये तो मानव के अधिकार हैं, और दूसरा एक जो मानता है कि मानव के अधिकार नहीं है, ये हमारी नैतिकता के विरुद्ध है, ये समाज के विरुद्ध है। तो यहाँ पर ये नैतिकता का मुद्दा हो जाता है। इसी तरह से सरोगेसी का मामला होता है। इसी तरह से बायो एथिक्स होती हैं। आजकल होता है कि 3 पेरेंट बेबी देखने को मिलता है, डिजाइनर बेबी जैसे नए नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। तो वहां पर ये बोला जा रहा है कि हम एक बच्चे की पूरी जेनेटिक डिज़ाइन को विरूपित कर सकते हैं। यानी एक जो बच्चा पैदा होने वाला है उसके पैदा होने से पहले ही हम उसका रंग रूप साइंस की मदद से निर्धारित कर सकते हैं। तो क्या ये चीज़ एथिक्स के हिसाब से सही है या नहीं है। या इच्छा मृत्यु का केस आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि इच्छा मृत्यु जो होती है कि यदि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार है और मतलब इतना ज़्यादा बीमार है कि वो अपना कोई भी नित्य कर्म नहीं कर पा रहा है, किसी भी प्रकार के कर्म नहीं कर पा रहा है, तो क्या उसे मृत्यु इच्छा, अगर उसे मृत्यु की इच्छा है तो उसे मृत्यु दे देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है कि जहाँ पर अनुप्रयुक्त यानी कि हमारे मानव दो दो कीवर्ड्स हैं इसमें, व्यवहारिक समस्या और तत्कालिक महत्व, यानी कि ये जो है वो अभी हमारे अभी के लिए ज़रूरी है। अगर आप इसके पहले वाला देखें नियामक या आदर्श मूलक शास्त्र जो है उसमें कोई भी तत्कालिक महत्व की बात नहीं होती है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। ठीक है, मतलब एक मनुष्य को कैसा जीवन जीना चाहिए, परोपकार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट तो हैं, लेकिन ये कोई तत्कालिक महत्व की नहीं है, यानी उनका अभी कोई महत्व नहीं है। लेकिन बात जब आती है इच्छा मृत्यु की, तो
बहुत सारे ऐसे केसेस वहाँ पर उठते हैं जहाँ पे लोग इच्छा मृत्यु की डिमांड करते हैं, तो ये एथिक्स जो है वो तत्कालिक महत्व का हो जाता है। सरोगेसी की भी बात ऐसी ही है। तो ये वाला जो होता है आपका अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र हो जाता है। फिर इसके बाद एक तीसरा जो डायमेंशन है वो है अधिनीति शास्त्र यानी मेटा एथिक्स। इसका अर्थ ये होता है, ये क्या करता है कि जो भी अभी तक स्थापित नैतिक मूल्य हैं, अभी तक नीति शास्त्र के पहले के जो सबसे पहला वाला नियामक और आदर्श मूलक नीति शास्त्र का जो क्षेत्र है, उसने जो कुछ स्थापित किया है, उसने हमें जो कुछ दिया है, मतलब कि जो भी हमने पहले से जो नीति शास्त्र चला आ रहा है वो सही है कि नहीं है, उसके क्या एथिकल डायमेंशन है, उसको देखने का जो काम होता है वो अधिनीति शास्त्र करता है, यानी मेटा एथिक्स करता है। यानी जो भी नैतिक निर्णय अभी तक चले आ रहे हैं जिन्हें हम मानते हैं कि ये एथिकली राइट है, जैसे कि सुकरात का फिर एग्जाम्पल देती हूँ कि उन्होंने बोला कि वर्च्यू इज द ओनली गुड। तो अब ये क्या है कि क्या ये सही है कि नहीं है, वर्च्यू के अलावा और कुछ गुड हो सकता है, और क्या क्या गुड हो सकते हैं। तो इसको जो डिसाइड करता है, मतलब पहले जो भी हमारे पहले से स्थापित नैतिक मूल्य हैं उनके उचित या अनुचित होने का जो भी का अध्ययन करने वाला, का जो विश्लेषण करने वाला जो क्षेत्र है वो आपका अधिनीति शास्त्र कहलाता है। तो दोस्तों ये 3 क्षेत्र जो हैं वो नीति शास्त्र के आयाम के अंतर्गत, आप अगर क्वेश्चन आता है तो उसे इसी तरह से लिखेंगे, इन तीनों को बनाएंगे। पहले लिखेंगे कि अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आता है कि नीति शास्त्र के आयाम क्या क्या है, तो इसमें आप ये लिखिए कि वे क्षेत्र जो मनुष्य के कर्मों का उचित या अनुचित होने का, शुभ या अशुभ होने का, कर्तव्य या उसके कर्तव्य या अकर्तव्य की विवेचना करता हो, विवेचना शब्द महत्वपूर्ण है, विश्लेषण करता हो, वो होता है आपका नीति शास्त्र के आयाम। और इसमें फिर आप ये 3 डायमेंशन इसके बता देंगे और इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं वो लिख देंगे, तो आपका ये आंसर तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। प्लीज़ बताइएगा कि आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कोई भी आपकी क्वेरी हो वो लिखिएगा। थैंक यू। अगले मिलते हैं अगले लेसन में।